हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में बात करने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका कूलाम का नियम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका जो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी, यानी कि वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये कन्फ्यूजन आप सभी को ना आए, सारी चीज़ें ए टू जेड आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, जिससे जो है एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है वेक्टर फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है और वो जो है उसको सही से डिराइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे के नोट्स बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें लिखने के बाद हम खुद साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में जो है अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अगर बनाया नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अगर कल की मैं बात करूं तो कल मैंने बताया था कि कूलाम्स लॉ जो है, हाँ, कूलाम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ उसकी परिसीमाएं हैं, उसके अंदर ही आपका कूलाम्स लॉ जो है कार्य करता है, उसके बाहर नहीं कार्य करता। पहली चीज़, पहली परिसीमा क्या है? बिंदु आवेश अत्यंत छोटे होने चाहिए, ठीक है। आवेश जो हमारा वो बिंदु आवेश होना चाहिए। अगर आवेश जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़े आवेश के लिए कूलाम का नियम काम नहीं करता, ठीक है। तो यह केवल आप लोग लिख लीजिएगा, कूलाम के नियम की परिसीमाएं हेडिंग डाल के उसमें दो ये चीज़ें हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेश का मतलब अत्यंत छोटा आवेश, ठीक है। दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी ये केवल 10⁻⁻15 मीटर के परिसर में ही कार्य करता है। कहने का मतलब है कि कूलाम के नियम में जो दो हमारे ये बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी R है, इसका मान अगर 10⁻⁻15 से आप ज़्यादा कर देंगे तो ये नियम सही काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका यही स्टेटमेंट है। बात समझ गए? चलिए, तो अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वहाँ पे परिमाण के साथ साथ आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। बस इतना सा जो है आपको पता होना चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक एक स्टेप समझते हैं, और अगर ये बारीकियाँ आपको नहीं समझ में आती हैं तो किस तरीके से कूलाम के नियम को डायरेक्ट हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो है पूरा स्टेप देखिए। ये हमारा आवेश Q1 है, ये आवेश क्या है? Q2 है, ठीक है। इस आवेश Q1 के द्वारा इस आवेश Q2 पर लगने वाला बल और उसकी दिशा क्या होगी? देखिए, दोनों आवेश अगर हम मान लें कि हमारे क्या हैं, सेम नेचर के हैं, तो एक कंडीशन A मान लेते हैं और दूसरी कंडीशन यहाँ B मान लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं प्लस चार्ज और इसको ले लेते हैं -Q2, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं ध्यान से। देखिए, सेम चार्ज है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला, अगर Q1 पर Q2 के द्वारा, ठीक है, Q1 पर Q2 के द्वारा क्या लगेगा? एक वैद्युत बल लगेगा, और उस वैद्युत बल की दिशा किधर होगी? इस साइड, यानी Q1 पर इस पर बल लग रहा है इसके कारण, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो किस साइड में ढकेलेगा? इस साइड में ना। तो ये हो जाएगा F12, ठीक है। इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी? इधर होगी। दूसरी चीज, अब आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लगेगा, ये Q1 Q2 को इस साइड ढकेलेगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा F21, F21 ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो Q1 से Q2 की तरफ मान लिया गया एकांक वेक्टर कितना है या यूनिट वेक्टर कितना R12, यानी 1 से 2 की तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी R12 कैप। ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है। क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, किसकी दिशा में Q1 से Q2 की दिशा, और Q2 से Q1 की दिशा में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कितना R21 कैप, R21 कैप है। ठीक है, अब यही चीज़ जो यहाँ पे हमने लिखा इसी को आप लिख लीजिए लैंग्वेज में तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। माना आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल F12 तथा आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल F21 है। ठीक है, यों यूनिट वेक्टर तथा Q1 से Q2 की तरफ यों Q1 से Q2 की तरफ एकांक वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ 1 2 कैप तथा Q2 से Q1 की तरफ एकांक वेक्टर R21 कैप। अब एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, सारा स्टेटमेंट यानी सारा जो डेरिवेशन है सारा प्रूफ इसी में है। ठीक है, इसी इतने को अगर आप समझ लीजिए तो सारी चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। Q1 पर Q2 के द्वारा एक बल लगेगा और वो बल कितना F12 किस दिशा में लगेगा इस दिशा में। ठीक है, ये बल बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल है। अब Q2 पर Q1 के द्वारा एक बल लगेगा, वो बल कौन सा है F21 है और किधर लगेगा बाहर की दिशा में। ठीक है, प्रतिकर्षण बल है। ठीक, एक चीज़ और है, एवं Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर का मतलब यही दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दिशा जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है परिमाण के साथ साथ उसका एकांक वेक्टर, उसमें अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, यही दिशा है। तो Q1 से Q2 की तरफ एकांक वेक्टर हमने मान लिया R12। और दूसरी चीज़ आवेश Q2 से Q1 की तरफ माना गया एकांक वेक्टर कितना है R21 कैप। ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो। अब कुछ चीज़ यहाँ पे लिख लो, देखो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर R12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 कैप। ठीक है, ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है परिमाण, परिमाण के साथ साथ उसका दिशा, और दिशा किधर है ए बी यानी Q1 से Q2 की तरफ। ये बी ए R21 वेक्टर R2। ठीक है, अब इसका परिमाण R21 इंटू R21 यूनिट का। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर परिमाण की बात करें, ठीक है परिमाण कहाँ लिखे थोड़ा नीचे लिख दें दिखेगा,
इसका परिमाण, यानी अगर इसमें हम मॉड लगा देते हैं, इस पे मॉड लगा देते हैं, तो यानी ये जो मॉड है, ये मॉड की वैल्यू होगी कितनी, स्मॉल आर। कितनी होगी, स्मॉल आर, क्योंकि ये इसका क्या परिमाण है, क्या परिमाण है, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कहीं पर भी आए, ये दोनों चीज़ कहीं पर भी आए तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, क्योंकि इनमें दिशा नहीं है, दिशा ये अलग से है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म है तो सेम नहीं है। अगर आगे वेक्टर लगा हुआ ऊपर, देखिए ये वेक्टर का साइन होता है, वेक्टर लगा हुआ है तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से तोड़ देंगे, परिमाण प्लस दिशा, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा, तो परिमाण जो है दोनों का सेम होगा, दिशा देखिए अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज, इन दोनों दिशा को अगर हम एक साइड, जैसे R12 है और फिर इधर 21 है, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, R12 कैप इक्वल टू माइनस, ठीक है, इक्वल टू माइनस R21 कैप। ठीक है, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यही माइनस चिन्ह शो करता है। ठीक है, यहाँ तक होगा। चलिए अब आगे देखेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म उतना आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर वेक्टर अलजेब्रा आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ही आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब देखिए, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, यानी F12 का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें इक्वल टू F21 बराबर, देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वही नॉर्मल कूलाम का नियम। तो नॉर्मली कूलाम का नियम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या है, नॉर्मली कूलाम का नियम। ठीक है, मॉड लग गया ना, मॉड का मतलब हो गया नॉर्मली कूलाम का नियम, यानी इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। अब यही अगर मॉड हटेगा तब यहाँ पे दिशा इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखो वेक्टर 12, वेक्टर 12 आ जाओ। वेक्टर 12 के लिए, वेक्टर 12 के लिए क्या होगा, अब दिशा लग गया ना, इसके साथ साथ में इसकी वैल्यू, ठीक है, वेक्टर F12, ठीक है, इनटू इसकी दिशा। अब वेक्टर 12 की दिशा किधर है भाई, वेक्टर 12, ये वेक्टर 12, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एकांक वेक्टर है कौन, इसकी दिशा किधर है, Q2 से Q1 की ओर। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसकी दिशा किधर है, Q2 से Q1 की ओर, और Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर कौन है, Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर कौन है, तो यही इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। फिर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रही, लिख लो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, अब ध्यान से देखो, ये जो कैप होता है, ये जो कैप होता है, ठीक है, ये लगा हुआ है ना, तो इसको समझने के लिए, जैसे देखो ये है ये चीज, तो यहां से ये क्या लिखा हुआ, वेक्टर R121 इक्वल टू मैग्नीट्यूड R21, ठीक है, R21 यूनिट कैप। ठीक है, अब देखो, तो यहां से R, ये माइनस वाला भी बाद में देख लेंगे, पहले प्लस वाला देख लो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह कमी हो रही है। R21 कैप इक्वल टू, इसको इधर कर दो, तो यानी वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी जहां पर ये चीज लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां R है। ठीक है, तो अब यहां पे डायरेक्शन हो गया, ठीक है, दिशा के साथ, तो R को भी हम डायरेक्शन के साथ लिख लेते हैं। ये बल किधर है, 1/2 के द्वारा, तो 1/2 के द्वारा, 1/2 के द्वारा, और इसकी दिशा किधर है,
Q2 से Q1 की ओर, तो Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 यानी B से A की ओर, तो क्या है हमारा ये चीज़, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये परिमाण है ना, हमने कहा था, देखिए ध्यान से देखिए भाई, इसकी जगह हम स्मॉल r लिख सकते हैं, इसकी भी जगह स्मॉल r लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड मेरा हमेशा क्या होगा r होगा, और यहाँ पे हम r की जगह पे कब r21 लिखेंगे और कब r12 लिखेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे यूनिट वेक्टर पर, ठीक है। जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वही चीज़ r की जगह, मतलब इस r की जगह पे हम लिख लेंगे। अब यूनिट वेक्टर मेरा क्या है r21 है, तो r21 है, तो इसकी जगह हम मैग्नीट्यूड स्मॉल r की जगह मैग्नीट्यूड r21 लिख सकते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं r21 का स्क्वायर, ठीक है, r21 का स्क्वायर, और इसकी जगह ये चीज़ वेक्टर r21 डिवाइडेड बाई r21, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मैग्नीट्यूड r21 का क्यूब इंटू r21 का वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या वेक्टर फॉर्म, यानी कि F12, ठीक है। अब इसकी जगह ठीक है वेक्टर r21 की जगह अगर हम वेक्टर को आपस में बदलना चाहें तो क्या होता है माइनस साइन लग जाता है, क्या होता है माइनस साइन के साथ साथ ये क्या होता है लग जाता है। अब देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे इसकी जगह अगर हम क्या लिखना चाहें, ये लिखना चाहें R21 की जगह R12 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस R12 का वेक्टर। और एक चीज़ इसकी जगह R12 लिखो या R21 लिखो, यहाँ से देखो दोनों की वैल्यू क्या है R ही है, अगर इसका क्यूब है तो यानी R क्यूब, इसका क्यूब है तो यानी R क्यूब। ये क्या है मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है, परिमाण को जो है कभी R12 या R21 आप लिख सकते हैं। तो इसको इसके अकॉर्डिंग बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ मैग्नीट्यूड लगा हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दीजिए। तो अब यहाँ पे ये आ गया तो R12 Q, ठीक है। अब माइनस साइन ले आओ बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू R12। अब ये R12 क्या है, किसकी दिशा में लगने वाला बल है R12, यूनिट वेक्टर ध्यान से देखिए भाई, R12 Q1 से Q2 पर लगने वाला बल, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, आवेश Q1 पर, ये देखो क्या है R12, तो ये है हमारा R12, क्या है R12, यही चीज़ है ना, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी है क्या, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा बल कार्य कर रहा है, किसकी, इसके डायरेक्शन में R12, यानी AB के A से B की दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है F21 कार्य कर रहा है, F21, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं F21 लिख सकते हैं, इस साइड हमारा यही ना बल कार्य कर रहा है A से B, यानी Q1 से Q2 की दिशा में, Q1 से Q2 की दिशा में, Q1 से Q2 की दिशा में R12, ठीक है, R12, और Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला ही बल है, तो इसकी दिशा में हम क्या लिख सकते हैं माइनस वेक्टर, ठीक है, ये चीज़। अब देखो वेक्टर वेक्टर F12 और वेक्टर F21 दोनों की वैल्यू क्या आ रही, परिमाण में दोनों वैल्यू जो है वो क्या है सेम है, बस फर्क किसका है माइनस साइन का, किसका फर्क है माइनस का, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखेंगे
ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वेक्टर F12 और वेक्टर F21 की दिशा विपरीत है, की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, अतः यह बल प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक, समझ गए ना। ये दो लाइन अपने आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, जगह नहीं तो हम लिख देते। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप इसके केस को समझते हैं, बी वाले के केस को। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कर दें तब क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और ये जो हमने दो लाइन बोला उसको आप लिख लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं केस बी। ठीक है, इसमें क्या है, एक को पॉजिटिव ले लिया गया है, एक को नेगेटिव। ठीक है, हमने Q1 को पॉजिटिव ले लिया, आप Q2 को नेगेटिव। आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा वो अब बल इनका कैसा होगा, स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका है। अगर असमान प्रकृति यानी दोनों के नेचर जो है अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग नेचर वाले क्या होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अब आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12 किधर होगा, इस साइड होगा, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी F12 ये हो गई इसकी दिशा। ठीक, आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, यानी अब ये आवेश अगर इस पर बल लगाएगा तो ये आवेश इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा F21। ठीक है, ये इसकी दिशा। ठीक, अब देखो Q1 से Q2 की दिशा में एकांक वेक्टर हम मान लेते हैं कितना, R12 कैप, और Q1 की दिशा में एकांक वेक्टर कितना, R21 कैप। ये चीज़ तो पता ही है। और AB इक्वल टू कितना है, दूरी कितनी है इनके बीच की, R। ठीक है, या इसी को आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना, R है। अब वेक्टर AB इक्वल टू क्या, A से B की दिशा में तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड R12 इंटू इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यही चीज़ तो बताया गया। इसी तरीके से BA वेक्टर R21 इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड और R21 का यूनिट वेक्टर। अब हमने कहा ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होते हैं, इन दोनों की वैल्यू कितनी, स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि ये है क्या चीज़, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, और इसकी भी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो दो लाइन आप लिख लीजिए। माना, ठीक है, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12 है। ठीक है, तथा आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21 है। ठीक है, और माना आवेश Q1 से Q2 की दिशा में एकांक वेक्टर R12 कैप तथा Q2 से Q1 की दिशा में एकांक वेक्टर Q2 से Q1 की दिशा में, ठीक है, और इधर से इधर की दिशा में एकांक वेक्टर R21 कैप। ठीक है, अब आगे देखो, अगर दोनों बल का परिमाण देखा जाए, वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर F21 का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लगा है तो नॉर्मल कूलम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड हटाते हैं, सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म लेते हैं वेक्टर F12, तो कितना हो जाएगा, 1/, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपान इसकी दिशा, ये F12 किस दिशा में काम कर रहा है, F12 R21 की दिशा में, किधर, F12 वेक्टर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर
1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल F12 ये अट्रैक्शन का फोर्स है, इधर यूनिट वेक्टर मान लिया गया, F12 निकाल भी रहा हूँ मैं, तो ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा R12 कैप, R12 कैप, तो नीचे क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैप की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से भाई, कैप की वैल्यू वेक्टर R और बटे इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर R बटे इसका मैग्नीट्यूड, तो वो वैल्यू रख लो। तो वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 क्यूब इंटू R12 का वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिशा में जो है कन्फ्यूजन हुआ है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है F12 यानी Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल है, ठीक है। तो जब Q2 के द्वारा लगाया गया बल निकाल रहे हैं तो दिशा भी हमारी क्या होनी चाहिए, Q2 से पता होनी चाहिए। तो Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर कौन है, तो Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर हमारा कितना है R21 कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा R21 कैप, यहाँ पर भी हो जाएगा R21, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, R21, ठीक है, R21। अब देखो आगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह अगर हम क्या करें R21 की जगह R12 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन क्या होगा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो जब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन, तो Q1 Q2 बटे R, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं R12 कैप, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया R12, तो हमने कहा मैग्नीट्यूड वाले में जिसमें मॉड लगा होता है उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, आपका आवेश Q2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। आवेश Q2 क्या है, नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ पर आपका आवेश Q2 आया है वहाँ पर आप क्या करिए, नेगेटिव साइन लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा लीजिए, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा लीजिए। स्टार्टिंग में इसलिए हमने नहीं लगवाया क्योंकि हमने कहा चलो बाद में बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव दोनों मिलकर क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 मैग्नीट्यूड इंटू R12 वेक्टर। और ये है क्या R12 यानी इस दिशा में, ठीक है, इसके दिशा में ये कौन सा बल है F21, ठीक है, R12। तो यानी R12 का मतलब ये हो गया कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल F21। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर F21, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो वेक्टर 12 और वेक्टर F21 दोनों क्या हैं, समान चिन्ह में, ठीक है। वेक्टर F21 एवं वेक्टर 2F1 समान चिन्ह में हैं, अतः इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल होगा। इसी तरीके से अब आप दूसरा भी दिखा सकते हैं F21, ये चीज़ निकालिए और ये चीज़ दिखा दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए यही चीज़, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स में चले जाइए। अब क्या करना है आपको,
F21 निकालेंगे और यही चीज़ आपको आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ हो रहा है कि अगर हमारे चिन्ह जो है सेम है तो प्रतिकर्षण का बल हो रहा, और अगर विपरीत हैं, अलग अलग हैं, तो क्या है, आकर्षण का बल शो हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये जो है थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको आप एक दो बार जो है, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा से लेक्चर देखिए, फिर नहीं समझ में आता है एक बार फिर देखिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एक बार फिर से जो है समझा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और कल बात करेंगे बहुत से आवेशों के बीच बल। यहाँ तो अभी केवल 2 ही आवेश हैं, ठीक है, आगे की सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। वैसे नाम भले ही बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल है, लेकिन वो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना, ठीक है, यही बस थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म ही जो है वो है। ओके स्टूडेंट, तो कल बात करेंगे बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल और आवेशों को एक जगह व्यवस्थित करने में किया गया कार्य, कितनी कार्य हमको करना पड़ता है, ठीक है, आवेश को एक जगह पर व्यवस्थित करने में, उसको बताएंगे। और अगर समय रहा, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। अभी तक हम लोग आवेश के बारे में, जिसे ही आवेश के बारे में स्टडी खत्म होती है, फिर बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।